पहला टर्न है आज क्लास 12th और जितने भी लोग आप बैठे हैं इसमें आईएससी मीडियम के बच्चे भी होंगे और मेरा मानना है कि सीबीएसई के भी होंगे। ठीक है, आज हम लोग कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाने वाले। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जिसके बगैर शायद हमारे लिए इकोनॉमिक्स पढ़ पाना ही अपने आप में क्लास 12th में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है। अब वो बातें क्या हैं और किस तरह से उन चीजों को हम लोग टैकल करेंगे, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आज आप लोग देखेंगे। क्या चीजें हैं वो, चलिए शुरुआत करते हैं जरा पहले उसके ऊपर। और यस, सबसे पहले हम लोग आते हैं जरा इस पर्टिकुलर पेज पे। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे लिखा क्या है, और इस बारे में कई बार हम लोग बात ही नहीं करते क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। अब ये क्या है यहां पर और किस बारे में है, पहले ये सारी बातें एक एक करके जरा हम लोग समझने का काम करेंगे। आप लोग का पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें 80 मार्क्स राइटिंग का होता है आपका, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, वाइवा है और अलग अलग क्लास बिहेवियर वगैरह उन सब चीजों पे बेस्ड होता है। ये जो 80 मार्क्स का पेपर होता है ये एग्जैक्टली होता कैसा है? हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चाहे कॉमर्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, इन सारे सब्जेक्ट्स में हम चीजों को याद करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, याद करके काम आप कर सकते हैं, लेकिन अब जो पेपर का पैटर्न है वो वैसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ याद करके ही काम चला सकें, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा उसमें क्या क्या आएगा वो यहां पर एक एक करके पहले आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर shall consist of the following things of confusion। ये वो चीजें होती हैं जो आपके पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। कौन सी चीजें भाई? पहली चीज, आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक सेगमेंट होगा जो किसके ऊपर बेस्ड होगा? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब आप चाहे कितना भी मगअप कर लो, कितना भी आप रट लो, लेकिन अगर आपके सामने रैंडम कोई पिक्चर या कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपका जितना भी रटने वाला काम है, मगअप करने वाला काम है, खुद सोचिए और अपने आप से तय करिए क्या वो चीज वहां पे काम आएगी आपके? बिल्कुल काम नहीं आने वाली। आपने कितना भी रट के आप बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अल्टीमेटली आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा उस पिक्चर को डिकोड करने के लिए और साथ ही साथ उस पिक्चर से रिलेटेड आंसर्स देने के लिए। फिर आते हैं सेकंड टॉपिक पे। दूसरा होता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आया कि भाई व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए, ये तो भाई आप रट करके आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका ओपिनियन आपसे पूछा जाएगा, और ओपिनियन जितने भी लोग अगर हैं, कभी भी एक चीज पे किसी भी दो लोगों का ओपिनियन सेम हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो इस बात की गारंटी कैसे समझ में आएगी कि जो हमारा ओपिनियन है वो सही है या नहीं इस आंसर में? अब जैसे क्वेश्चन अगर ये आया कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आंसर तो आप रट करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो ये आ गया, इन योर ओपिनियन out of micro and macroeconomics, which aspect of economics is more important? Explain.
अब आपने चाहे कितना भी रट के बैठे हो, आप दे पाएंगे आंसर? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब आपसे यहां पे आपका क्या पूछा जा रहा है? ओपिनियन। और ये ओपिनियन बेस्ड आंसर लिखने के लिए आपकी नॉलेज सिर्फ रटन विद्या तक बेस नहीं होनी चाहिए, मगध तक बेस नहीं होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड होगी, तभी इसका आंसर आप लिख पाएंगे, सोच पाएंगे। तीसरी चीज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। आपके सामने क्वेश्चन अगर सीधा सीधा आ गया, जैसे मैंने बताया ना कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपने लिख लिया, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी पे आएगा। मतलब आपके सामने एक पैराग्राफ लिख करके आ गया और आपसे कहा गया कि भाई इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, अब इनका आंसर आप दीजिए। अगेन, आपने कितना भी रट के रखा हो, कितना भी मगअप किया हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो वहां पे भी आपकी ये नॉलेज काम में नहीं आने वाली, क्योंकि आपको रैंडम बेसिस पे कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, कोई भी केस स्टडी दी जा सकती है और उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका माइंड एकदम खुला होना चाहिए कि किसी भी एंगल से कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। चौथी चीज, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है भाई? असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एक तरीके का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए लिख के आ गया असर्शन में, इंडिया इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, और फिर लिखा है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब उसका रीजन, बिकॉज इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये लिखा है रीजनिंग। अब आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे इसके आगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। दूसरा ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तीसरा ऑप्शन, बोथ आर ट्रू, या रीजन इज फॉल, असर्शन इज ट्रू, या असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आप सोचते रह जाएंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इन चार ऑप्शन में से हम कौन सा वाला सही माने, क्योंकि आपको सभी एक जैसे लगने लग जाएंगे। यहां पे भी आपने कितना भी रटा हो, वो रटने वाली नॉलेज यहां पे किसी भी तरीके से आपके काम नहीं आने वाली। ये चौथी कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की। पांचवा, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिफेंड और रिफ्यूट बेस्ड क्वेश्चंस। डिफेंड और रिफ्यूट, कई बार आपने इसको फॉर और अगेंस्ट के तौर पे सुना होगा ना, क्लास में कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कोई स्कूल डिबेट वगैरह होती है कि कोई टॉपिक दे दिया भाई, कुछ लोगों को कहा भाई आप इसके फॉर में बोलिए, कुछ लोगों को कहा कि इसी अगेंस्ट में बोलिए, है ना। तो आप अपने अपने रीजंस बनाते हैं कि भाई हम फॉर में क्यों हैं या अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट में क्यों है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन यही आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स is more important than macroeconomics। आगे लिखा है डिफेंड और रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ? डिफेंड का मतलब अगर आप सहमत हैं इस स्टेटमेंट से तो आप लिखिए कि यस आई डू डिफेंड दिस स्टेटमेंट, और उसका रीजन दीजिए कि क्यों आप डिफेंड कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई आई रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट, मतलब मैं सहमत नहीं हूं, तो मैं सहमत क्यों नहीं हूं, उसका रीजन दीजिए। अब ये जो रीजन आपको देना पड़ेगा ना, ये रीजन कोई रटा रटाया आप यहां पर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि रैंडम बेसिस पे किस टॉपिक पे इस तरह से डिफेंड और रिफ्यूट करने के लिए आ जाए आपको खुद ही नहीं मालूम ये बात। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की होगी। और फिर होगा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल बेस्ड, बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे। क्लास 11th में आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आता था, अब 12th में आपको एक अच्छी बात बता देते हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा होगा सुन के कि सर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ना है, नहीं है अगर, तो कुछ तो उसको रिप्लेस करेगा।
उसे रिप्लेस किया जाएगा बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जिस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप अकाउंटेंसी में करते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में ढेरों आपके सामने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिनको पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ करके काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप ही आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो 6 अलग अलग चीजें हैं, ये आपके पेपर के लेवल को बहुत ऊपर बना देती हैं। अब साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्या लिखा है भाई यहां पर देखिए, नोट के तौर पे लिखा है कि आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो 80 नंबर का पेपर आपका आएगा, अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स आर बेस्ड अपॉन द अबव टॉपिक्स। 80 में से 36 नंबर तक का पेपर श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इन टॉपिक्स के ऊपर तो आएगा ही आएगा। ये 36 से 40 हो सकता है, ये 36 से 32 हो, इस बात की संभावना ना के बराबर है। 36 तक का तो रहेगा ही रहेगा। यानी आप ये सोचिए, 80 नंबर के पेपर में 44 मार्क्स का ही मैक्सिमम पेपर होगा, जो शायद आप अगर ये सोचे कि हम रट करके काम चला लेंगे तो शायद वहां पे थोड़ा बहुत ये काम चल सकता है आपका। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द 36, यानी अप्रोक्सीमेटली आप सोचो 45% आपका जो पेपर होगा वो इन चीजों के ऊपर ही बेस्ड होगा। अब इन सारी चीजों को करने के लिए जरूरत क्या है? सवाल ये उठता है ना कि सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी, व्हाट इज द सोल्यूशन, है ना भाई। प्रॉब्लम तो आप लोग भी जानते हैं कि प्रॉब्लम ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग आता है तो वो ये सोचता है ना कि हमें सोल्यूशन कैसे मिलेगा इसका। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होता है। कोई बता सकता है क्या तरीका होता है? एनीबडी? क्या करने से शायद इस तरह के क्वेश्चंस का हम आंसर लिख पाए? एनीबडी? एनी गेसेस? क्या करना होगा इसके लिए हमें? नॉलेज गेन और कुछ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और कुछ रिसर्च। ठीक, हमें अपनी इमेजिनेशन को पहले तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, सारी चीजें अपनी जगह हैं, प्रैक्टिस भी, मॉक टेस्ट भी, रिसर्च भी, एवरीथिंग। लेकिन जब आप इमेजिन करना बड़े दायरे में सीखेंगे ना, इमेजिनेशन का अपना स्कोप आप बढ़ाएंगे, तभी तो आप किसी चीज को डिकोड कर पाएंगे। और आज अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपकी इसी इमेजिनेशन को टेस्ट करूंगा। और आज मैं अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने अभी आएंगे। हम लोग कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आज मैं सिर्फ आपके एक एस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपकी इमेजिनेशन को, कि आप किस तरह से इमेजिन करते हैं और किस तरह से आप चीजों को डिकोड करके किस तरह से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एवरीबडी रेडी फॉर दिस? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, और मैं चाहूंगा हर कोई आंसर देने की कोशिश करे बाय रेजिंग हैंड। ठीक है, एकदम साइलेंट मत बैठिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने की। सही हो, गलत हो, ब्लंडर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लंडर भी होगा ना आंसर आपका, तो भी कम से कम ये तो अच्छा होगा कि आपने ट्राई तो किया, चाहे ब्लंडर ही किया लेकिन ट्राई तो किया कम से कम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आपके सामने है स्टडी द इमेजेस एंड गिव आंसर्स। ठीक है, अब ये एक पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, एक कार्टूनिश टाइप की एक पिक्चर आपके सामने है। ठीक है, अभी क्या है ये पिक्चर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, किस बारे में है, क्या नहीं है, इससे रिलेटेड क्या सवाल है, पता नहीं। ठीक है, इस पिक्चर को देख करके अलग अलग थॉट्स आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहे होंगे कि दो बच्चे हैं,
शायद लड़ाई कर रहे हैं आपस में किसी चीज को लेकर के, या कुछ और थॉट आ रहा होगा, कुछ और। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये पिक्चर्स आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। मतलब एक जनरल पिक्चर के तौर पे नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो पहले तो अपनी इमेजिनेशन को आपको पूरे वर्ल्ड से हटा करके इकोनॉमिक्स के दायरे तक में लाना है। ठीक है, इमेजिनेशन का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि हम कुछ भी इमेजिन करने लग जाएं। ठीक है, इमेजिन करना किस कॉन्टेक्स्ट में है, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। आपको इस पिक्चर को इमेजिन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देता हूं, इस पिक्चर में जो बताया या समझाया जा रहा है वो ऐसे टॉपिक्स पे बेस्ड है जो आप क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब जरा थोड़ा सा ऊपर करता हूं इस पिक्चर को। आपके सामने यहां पे कुछ लिखा है, क्वेश्चन है, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज दिस रिप्रेजेंट। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी हैं क्लास 11th में, वो चैप्टर था आपका, पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ठीक है, एग्री, एवरीबडी एग्री ना फॉर दिस। ठीक है, अभी हम और कुछ नहीं बता रहे हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि देखें आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने हाथ उठाया था, स्केर्सिटी। आपका क्या कहना है? स्केर्सिटी। क्यों आपके दिमाग में आ रहा है स्केर्सिटी के बारे में, कैसे आ रहा है? मतलब लिमिटेड लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, वो लोग समझ नहीं पा रहे कैसे डिवाइड करें, क्या करें। ठीक, बैठिए, बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन ये था, आपके सामने है, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएंगे। इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ लगा? बाय द वे इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस राइज, महंगाई। महंगाई का तो यहां पे कुछ लेना देना लग नहीं रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या करें, बैठ के खेल रहे हैं, ऐसा कुछ हम सोचेंगे क्या? हाँ, और पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं सोच सकते हम, ये बताइए। अच्छा, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं सोच सकते? अनएम्प्लॉयमेंट 18 साल के ऊपर वालों के लिए होता है। और बाय द वे ये लोग आप लोग से तो छोटे ही लग रहे हैं एटलीस्ट, है ना? तो आप खुद ही जब 18 साल के नहीं है तो ये तो 18 साल के नहीं होने वाले, तो अनएम्प्लॉयमेंट उनके ऊपर आएगा नहीं भाई, है ना? तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। सरप्लस, बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं है, तो सरप्लस कहां से? प्रॉब्लम क्या है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। ये तो आ गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये क्वेश्चन आया, तो आपने सीधा सीधा एमसीक्यू के हिसाब से ये वाला आंसर टिक कर दिया आपने। ठीक है, 1 नंबर मिल गया आपको। अब इमेजिनेशन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? समझिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग मार्क्स के आएंगे। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 6 का हो सकता है। ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सेक्शन ए बी सी करके जो भी आएगा तो वो इसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, एमसीक्यू आ गया, शॉर्ट आ गया, वेरी शॉर्ट आ गया, लॉन्ग आ गया, वेरी लॉन्ग आ गया, इस तरीके से करके अलग अलग कैटेगरीज आएगी। ठीक है, इमेजिन, इमेजिन ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया, तब तो आपने सीधा सीधा स्केर्सिटी के बारे में बता दिया। व्हाट इफ अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता?
क्या करते तब आप? रेज हैंड। क्या डिफाइन कर देते? यस, कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ना थोड़ा। अब हम क्या करेंगे? इस स्केर्सिटी को एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन कर देंगे, एक अच्छा खासा पैराग्राफ 5-6 लाइन कम से कम एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया। हाँ, पहले हाथ उठाइएगा। हाँ, हो सकता है कोई और भी आंसर देना चाह रहा हो, मैं जानता हूं आप आंसर दे देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हम क्या कर देंगे इसमें? अब एग्जाम्पल ऐड कर देंगे थोड़ा और, है ना? एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ऐड कर दिया, कंटेंट बढ़ा दिया, 3 नंबर का बन गया। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया। यार अब क्या करेंगे? स्केर्सिटी के ऊपर 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया। स्केर्सिटी तो बुक में एक पैराग्राफ में खाली दिया हुआ था बस। अब क्या करें? अब इमेजिन करो, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? लिमिटेशंस बता सकते हैं, फीचर्स बता सकते हैं, डिसएडवांटेजेस तो सच कुछ। कॉजेस, यस, द बेस्ट इज कॉजेस। स्केर्सिटी का कॉज क्या है? बाय द वे, कॉज है क्या? Wants are, resources are, that's why the problem of scarcity। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आपको ना, अगर नॉलेज हमारी एक लाइन की है तो हमें उस एक लाइन को 1 पेज 2 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस चीज को एक्सपैंड कभी नहीं कर पाएंगे, और जितने भी अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और 6 नंबर में आ गया तो तब आप पूरा डिटेल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनके रूट कॉजेस क्या होते हैं, और कैसे स्केर्सिटी सबसे बड़ा कॉज होता है, किन वजहों से स्केर्सिटी क्रिएट होती है, सब कुछ बताते जाइए एक एक करके, जितना बता सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं जरा। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है अब ये पिक है आपके सामने। क्या समझ में आ रहा है? जीडीपी से रिलेटेड कुछ, ओके। ट्रेडिंग से रिलेटेड, यस। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। और मैं सही बताऊं तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डज दिस इमेज रिप्रेजेंट? ऑप्शंस आर exchange rate, inflation rate, balance of trade, foreign direct investment। वैसे तो चारों के चारों लगभग इन्फ्लेशन को छोड़ के बाकी सब लगभग फिट बैठ सकते हैं, लेकिन अगर एक चुनना पड़े तो फिर क्या चुनेंगे? थोड़ा सा और देखिए पिक्चर को। यूरो, डॉलर, अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, मतलब एक्सचेंज रेट। इस चीज पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये आपको क्रिएट करना है अपने अंदर, इसी पावर को आपको अपने अंदर क्रिएट करना है कि आप अलग अलग एंगल से सोच सकें। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट। अच्छा, मान लीजिए एक्सचेंज रेट आपने 1 नंबर का आया, एमसीक्यू आपने कर दिया। व्हाट इफ 6 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन, आपसे कहा गया कि स्टडी दिस पिक्चर एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट depicted through this picture in detail।
और मार्क्स अलॉटेड आर 6, यानी आपको लगभग 1.5 से 2 साइड लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट तो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज बीइंग एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। एक लाइन में खत्म हो गया। अब ये 6 नंबर में कैसे ले जाए भाई इसको? हाँ, कैसे ले जा सकते हैं? सोचिए क्या। हाँ, आप बहुत सारी, बेटा इधर ध्यान दीजिए शौर्य, बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है पहले तो आपने ये बताया, कुछ एग्जांपल दे दिया कि डॉलर होता है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज, और यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग सब कुछ होता है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता किन कारणों से है? सबसे बड़ा कारण एक्सपोर्ट हम करते हैं, और हमारे देश से अगर जाएगा तो किस वजह से जाएगा? ठीक, आप एक्सपोर्ट के बारे में समझाइए, इंपोर्ट के बारे में समझाइए। इंडिया किन चीजों का जनरली एक्सपोर्ट करता है? स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। इंपोर्ट किन किन चीजों का करता है? कैपिटल गुड्स, हाँ, ऑयल ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। आप अगेन कहने का मतलब यह है, आपको इमेजिन करते रहना पड़ेगा कि हम और क्या सोच के लिख सकते हैं, और क्या सोच के लिख सकते हैं। इस तरह से अपनी सोच को डाइवर्सिफाई जब आप करेंगे तभी आप सही मायने में आंसर कर पाएंगे। ये बात भी क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिक्चर पे आए। ओके, नेक्स्ट पिक इज, यस, दिस वन। और सोचिए, सब लोग सोच लीजिए पहले। जस्ट रेज हैंड, आंसर मत दीजिएगा कोई भी अभी, जस्ट रेज हैंड। हाँ बताइए बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, ओके, ठीक है, मतलब अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं तो उनको जॉब मिली है तो शायद वो वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको आप इकोनॉमिक्स के सेंस में एक एम्प्लॉयमेंट आपने सोचा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और हिंट देता हूं, इसको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचिए। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस, ठीक है। और थोड़ा सा सोचिए, कैसे आप इस कंक्लूजन पे आई? आंसर देखते हैं। What market structure does this image best represent? Oligopoly, perfect competition, monopoly, monopsony. मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार, वन मैन्स रूल। परफेक्ट, एकदम सही आंसर आपने सोचा। कैसे ये हो रहा है? देखिए, मोनोपोली का मतलब ऐसे तो यही होता है कि जब मार्केट में सिर्फ एक सेलर एग्जिस्ट करे और बाकी सब खत्म हो जाए। सब बिजनेसेस छोटे 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 चला रहे हैं, लेकिन इसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर सेटअप कर लिया है कि इसको टक्कर देने वाला तो कोई और है ही नहीं। मोर और लेस दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोनोपोली। आ रही है बात समझ आ रही है बात आप लोग को? अब इसी तरह से, अब इस मोनोपोली पे अगर लॉन्ग आंसर आ जाता तो क्या करते हैं? क्या लिख सकते थे तब? मोनोपोली के अलग अलग फीचर्स, इट हैज वन मैन रूल, नो क्लोज कंपटीशन, ही इज द प्राइस मेकर, जो भी, मतलब अभी आप पढ़ेंगे और तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से सोच के आपको करना है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं।
क्लास 11th में आपने पढ़ा है इसको। अनलिमिटेड वांट्स, बहुत अच्छा आपने सोचा है, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इकोनॉमिक प्रिंसिपल डज दिस इलस्ट्रेट? ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। ये एक रिएक्शन दे रहा है, सोच रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, ऑल्टरनेट यूजर्स। ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या करे, क्वेश्चन मार्क बना है इसके दिमाग के ऊपर, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ऑप्शंस आर डिमांड एंड सप्लाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, इन्फ्लेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, in order to have the best, sacrifice the second best, है ना। अब इसको लग रहा है यार खाना तो खाना है यार, मैं ये खा लूं या ये खा लूं, ये खा लूं, लेकिन खा वो एक ही चीज सकता है इन सब में से, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूं और कौन सा प्रोडक्ट मैं हटा दूं। क्लियर ही बात है, ठीक है। इसी तरह से एक और इमेज आपके सामने है। What economic concept does this represent? Economic growth, circular flow of income, factors of production, market structure. Factors of production. Land, labor, capital, entrepreneur, जो भी अलग अलग चीजें हैं। और इसमें अगर लॉन्ग लिखने के लिए आ जाए, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा जा सकता है। खुद लैंड के बारे में समझाइए, उसके फीचर्स बताइए, फिर लेबर के बारे में समझाइए, उसके फीचर्स बताइए, कैपिटल के बारे में समझाइए, उसके फीचर्स बताइए। करते 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 आंसर कितना भी लंबा आप ले आ सकते हैं। ये बात समझ में आई आप लोग को? हाँ भाई, ये तो हुई एक चीज खाली आउट ऑफ वेरियस थिंग्स जो मैंने आपको बताया था, उनमें से एक चीज है आपकी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट। स्टिल वी हैव सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स, ओपिनियन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। हम लोग अभी बहुत ज्यादा ना डायरेक्टली वी विल नॉट गो इनटू द सिलेबस, वी विल कम इनटू द सिलेबस, बट फर्स्ट वी वुड लाइक टू डिकोड दीज थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, हम लोग एक एक करके ये सारे सेगमेंट्स एक 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 करके पहले इनको समझना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस वाइज, तो फिर आपको ये मालूम रहेगा कि हमको वो टॉपिक सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ना है या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। हमको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज गेन करनी है, दाएं बाएं आगे पीछे जो भी, हमें हर एंगल से उसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अब जैसे ये आता है आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, इसकी एक बहुत खूबसूरत चीज ये होती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, इन योर ओपिनियन out of microeconomics and macroeconomics, which economics is better to study? Explain. ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो भाई, ये बात तो एकदम सही है कि अगर क्लास के 100 बच्चे इस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई उनके हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेटर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और कुछ कहेंगे कि मैक्रो इज बेटर देन
माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब एज अ स्टूडेंट हमको यह लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ही आंसर सही होगा, है ना। हमको यह लगेगा तब कि या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को चूज करना ओवर मैक्रो इज बेटर, वही करेक्ट आंसर होगा, या फिर चूजिंग मैक्रो ओवर माइक्रो इज बेटर, वही सही होगा। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह होती है दोनों आंसर करेक्ट होते हैं। आइदर यू चूज माइक्रो ओवर मैक्रो और मैक्रो ओवर माइक्रो, डिपेंड किस चीज पे करेगा आंसर आपका सही है गलत। द रीजन फॉर विच यू हैव चोजन वन एस्पेक्ट ओवर अनदर। दो स्टूडेंट्स ने एकदम ड्रास्टिक अलग अलग आंसर लिखा। एक ने लिखा भाई माइक्रो इज बेटर देन मैक्रो, रीजन दे दिया। एक ने लिखा मैक्रो इज बेटर देन माइक्रो, रीजन दे दिया। दोनों का आंसर करेक्ट है। क्यों? अगर आपका रीजन एप्रोप्रिएट है और आपने जो एंगल सोच करके लिखा है उसके बारे में वो अगर करेक्ट है तो उस आंसर को 100% करेक्ट माना जाएगा। देखिए, लॉ में एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान की हत्या हो गई, मर गया दूसरा इंसान, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट में प्रूफ क्या होता है उस पर डिपेंड करता है कि उसको सजा कितनी मिलेगी या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर यह प्रूव होता है कि सोच समझकर, प्लानिंग करके, इंटेंशनली हमने सामने वाले को जान से मारा, मर्डर माना जाएगा, कितनी भी बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन अगर यह प्रूव हो गया कि सामने वाला हम पे अटैक करने आया था, हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, हाथापाई हुई, अनफॉर्चुनेटली वो मर गया, मरा मेरे ही हाथों लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मर गया, शायद सजा तब। आप देख रहे हो, मरा तो है इंसान, रीजन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सजा मिलती है। लॉ भी यही एक्सेप्ट करता है। उसी तरह से ओपिनियन बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड, इसमें क्या होता है, आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में देखते होंगे कि वो आता है ना अनसीन पैसेज, देखते होंगे अनसीन पैसेज, हिंदी में शायद उसे क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश, है ना, ऐसे कुछ कहते हैं उसको ना? ये अनसीन पैसेज होता है इन इकोनॉमिक्स, केस बेस्ड स्टडी। आपके सामने रैंडम कोई भी एक केस आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब यहां पे जानते हैं प्रॉब्लम क्या होती है, हम किस तरह से उस केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि केस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। समझिएगा इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो केस है, जो जो कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं, जो जो टॉपिक्स उसके अंदर है, उसी पे क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा। और कभी कभी क्या होता है, केस जो दिया होता है, क्वेश्चंस उसके ऊपर डायरेक्टली बेस्ड होते ही नहीं है। क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं किसी और चीज पे जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उस केस स्टडी से। आपको दोनों तरीके से उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दोनों तरीके से, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। डिफेंड और रिफ्यूट, इसमें भी वही है, ओपिनियन की तरह। आप दो बच्चों ने, एक ने एक आंसर को डिफेंड करके लिखा, एक ने रिफ्यूट करके लिखा। कोई जरूरी है कि एक ही का सही माना जाए, दोनों का सही माना जाए या दोनों का ही गलत कर दिया जाए। ऑल डिपेंड्स ऑन रीजन आप क्या दे रहे हैं, ठीक है, आप रीजन क्या दे रहे हैं। इसी तरह से और भी प्रैक्टिकल बेस्ड और ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। हम लोग जैसे आज हमने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं ना, अभी हम लोग शुरुआत की 2-3 टर्न्स में ये सारी चीजों को कवर करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट वाली टर्न पे ना मैं ओपिनियन बेस्ड और
केस स्टडी बेस्ड चीजों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैं अगेन डिस्कस करते हुए कि देखें आप लोग किस तरीके से अपना क्या ओपिनियन देते हैं, किस तरह से केस को स्टडी करते हैं। हम लोग इस तरह से दो दो चीजें ऐसे ऐसे करके पहले कंप्लीट करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं, जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो हर क्लास में, इन एवरी क्लास, जो भी क्लासेस आपकी होंगी, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास देयर विल बी अ शॉर्ट टेस्ट एवरी डे। देयर विल बी अ शॉर्ट टेस्ट एवरी डे। और किस चीज के ऊपर बेस्ड? जो प्रीवियस टर्म पे आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड। पहले क्लास शुरू होने के शुरुआत के 10 मिनट में एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे और यह प्रोसेस लगातार चलेगा, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से इसको नहीं करेंगे, पेपर इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार याद करके काम चल, कुछ नहीं चलने वाला याद करके, बहुत 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 सोचना पड़ेगा, बहुत इमेजिन करना पड़ेगा। और अगर आप इस यहां पे अपनी सोच अच्छी कर लेंगे ना, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसकी हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि जो पैटर्न इकोनॉमिक्स में रहता है पेपर का, ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड आइदर इन द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज और इन कॉमर्स। तो वहां पे भी आपकी मदद हो जाएगी इनडायरेक्टली अपने आप, अगर आपने इसको डिकोड करना समझ लिया। क्लियर?